हम समास पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आपको संधि पढ़ाई थी। इसके पहले हमने आपको संधि पढ़ाया था। अब आज समास पढ़ाने जा रहे हैं। समास समास देखिए, यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। समास दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम, इसमें उपसर्ग है और अस धातु है। अस धातु है। समास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम, उपसर्ग और अस धातु। सम, उपसर्ग और अस धातु। समास समास दो शब्दों से मिलकर बनकर समास दो शब्दों से मिलकर के बना है। सम, उपसर्ग, अस धातु। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप। अब समास किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पद, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक बन जाए, एक बन जाए, एक बन जाए, उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। उसे समास कहते हैं। बने हुए शब्द को, बने हुए शब्द को, बने हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। देखिए, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सम, धन, आस। सम, इसमें उपसर्ग है, आस प्रत्यय है। सम, उपसर्ग है, आस प्रत्यय है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का अर्थ होता है संक्षेप। जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक बन जाएं तो उसे समास कहते हैं। और बने हुए पद को या बने हुए शब्द को समस्त पद कहते हैं। बने हुए पद को समस्त पद कहते हैं। यह समास था। और समास का उल्टा क्या होता है? तो व्यास। समास का उल्टा क्या होता है? व्यास। समास का उल्टा व्यास होता है और व्यास का उल्टा समास होता है। यह समास की परिभाषा थी। अब देखिए समास के भेद। समास के भेद देखिए। समास के भेद। समास के भेद पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास, पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। चार भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर समास के चार भेद होते हैं। अब देखिए चार भेद कौन कौन है। पहला है अव्ययी भाव समास।
अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान और इसमें दोनों पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान और इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई पद प्रधान नहीं होता। कोई पद प्रधान नहीं होता। यह है। और तत्पुरुष के देखिए दो भेद होते हैं। तत्पुरुष के दो भेद होते हैं। एक कर्मधारय है, एक कर्मधारय और एक जो है द्विगु। एक द्विगु। एक कर्मधारय होता है, एक द्विगु। कर्मधारय में विशेषण और विशेषण और विशेष्य की बहुलता होती है। की बहुलता और इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है। देखिए समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? तो अगर इस तरह पूछा जाए समास के कितने भेद होते हैं तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। लेकिन पूछ लिया जाए पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। समास के कितने भेद? तो 6। देखिए अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। कुल 6 भेद हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो 4। पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद? 4। पद की प्रधानता तो वह कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास एक ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय का दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु का दूसरा पद प्रधान होता है। लेकिन कर्मधारय में विशेषण विशेष्य की बहुलता होती है और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें दोनों प्रधान होते हैं। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। तो पद की प्रधानता के आधार पर मुख्य रूप से समास के 4 भेद होते हैं। कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद मान लिया जाता है, जबकि उस तरह स्वतंत्र रूप से कुल समास के 6 भेद हैं। इसके अलावा तत्पुरुष के विभक्ति के आधार पर भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष के विभक्ति के आधार पर 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष के अन्य भेद भी 4 होते हैं। तो तत्पुरुष जब पढ़ाएंगे तो पूरा विस्तार से बताएंगे। आज देखिए पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अभी हम आपको समास की परिभाषा बताए हैं। जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में मिलकर के एक पद बन जाए तो उससे समास कहा जाता है और बने हुए पद को समस्त पद कहा जाता है।
देखिए इसमें समास के भेद हमने बता दिया। बने हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। तो देखिए जैसे पहले परिभाषा ही समझ लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल करके एक पद बन जाए तो उस शब्द को समास कहा जाता है और उस बने हुए शब्द को समस्त पद कहा जाता है। जैसे देखिए लिखा गया है चिड़िया, चिड़िया को मारने, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला लिखा गया है। अब इसमें देखिए एक पद है चिड़िया, दूसरा है को, तीसरा है मारने, चौथा है वाला। अब ये चारों पद एक में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? चिड़ी मार। क्या बन जाएगा? चिड़ी मार, चिड़ी मार। अब इसका समास हो गया। समास माने छोटा। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, संक्षिप्तीकरण करना, संक्षेप कर देना, छोटा बना देना। तो ये चारों पद मिल करके एक पद बन गया चिड़ी मार। अब चिड़ी मार में समास हो गया। अब चिड़ी मार जो पद बना है इसको क्या कहा जाएगा? समस्त पद। यह चिड़ी मार कैसा पद है? तो ये समस्त पद है, ये समस्त पद है। और समस्त पद के दो भेद होते हैं। देखिए चिड़ी मार में एक चिड़ी है, एक मार है। चिड़ी जो है पूर्व पद है, चिड़ी पूर्व पद है और मार जो है उत्तर पद है। मार उत्तर पद है। उत्तर माने बाद वाला। यह पहला पद है, ये बाद वाला पद है, दूसरा पद है। तो यहाँ मार जो है दूसरा पद है और चिड़ी जो है पहला पद है। तो समस्त पद के में कितने भाग होते हैं? दो। समस्त पद के कितने भाग होते हैं? दो। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। और चिड़ी मार शब्द क्या है? समस्त पद है। चिड़ी मार एक पद बन गया। इसमें कितने पद मिले हैं? चार पद। तो समास किसे कहा जाता है? जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिल करके एक पद बन जाए तो उसे समास कहा जाता है और बने हुए पद को समस्त पद कहा जाता है। समस्त पद के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। अब पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? तो चार भेद होते हैं। पद की प्रधानता के आधार पर चार भेद होते हैं, लेकिन समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि समास के कितने भेद, तो 6 भेद आपको लिखना है। लेकिन अगर गहराई से पूछ ले कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद, तब तो 4 भेद हो जाएंगे। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है? पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा होता है। द्वंद्व समास का कौन सा पद प्रधान होता है? दोनों होता है। बहुब्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है? कोई पद प्रधान नहीं होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य की बहुलता होती है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो ये जो है पूरा भेद था। इसके बाद देखिए पहला समास हम बता रहे हैं अव्ययी भाव समास। एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और इतना बढ़िया समास आपको बहुत कम जगह मिलेगा। देखिए पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के 3 नियम हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। अब इसमें पहले देखिए अव्यय, अव्ययी शब्द जो लिखा गया है, अव्ययी शब्द में अव्यय शब्द है, अव्यय, और इसमें जो है ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अव्यय शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अव्यय शब्द किसे कहा जाता है? अव्यय वे शब्द होते हैं, इसको हम आविकारी शब्द या अव्यय पढ़ाते हुए पूरा विस्तार से बताए हैं। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, पूरा अव्यय आपके समझ में आ जाएगा। देखिए अव्यय किसे कहा जाता है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, क्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहा जाता है। और अव्यय शब्द में ई प्रत्यय जोड़ करके अव्ययी बनाया गया है। तो अव्ययी भाव समास के कुल 3 नियम हैं। पहला नियम देखिए है, पहला नियम है वे पद
वे पद जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उस पद में अव्ययी भाव समास होता है। 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 देखिए, वे पद जिसका पहला पद प्रधान हो, या वे समास जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो, पहला पद प्रधान भी हो और अव्यय भी हो, उस पद में अव्ययी भाव समास होता है। इसका और इसे पहचानने के और नियम हैं। जैसे देखिए, यदि किसी शब्द में यदि किसी पद में उप अनु आ प्रति यथा तथा जथा उप अनु आ प्रति यथा तथा जथा ये सभी उपसर्ग जुड़े रहेंगे, उसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यदि किसी पद में उप अनु आ प्रति यथा तथा जथा ये सभी शब्द जुड़े हुए हैं, ये सभी उपसर्ग यथा तथा जथा उपसर्ग जुड़ा हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। 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 जैसे देखिए, लिखा गया है यथाशक्ति। अब यथाशक्ति क्या है? समस्त पद है। यथाशक्ति क्या है? समस्त पद है। इसमें यथा पूर्व पद है और शक्ति दूसरा पद है। यथा पूर्व पद है, शक्ति उत्तर पद है। यथा अव्यय है, क्योंकि यथा का जो है लिंग वचन कारक क्रिया के द्वारा यथा में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यथा का बहुवचन नहीं बना पाएंगे आप, यथा का लिंग नहीं बदल पाएंगे। जैसे यथा राम तथा श्याम, यथा सीता तथा गीता, तो यथा तथा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी तरह जो है, जबकि शक्ति में परिवर्तन हो जाएगा, शक्ति का बहुवचन शक्तियाँ बन जाता है। लेकिन जब पूर्व पद जो अव्यय होता है, ये जिसके साथ जुड़ता है पूरे पद को अव्यय बना देता है। पूरे पद को अव्यय बना देता है। अब इसमें किसी में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो यथाशक्ति, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? इसका विग्रह हो जाएगा शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। या जो है उपनगर तो हो जाएगा नगर के समीप। उपनगर नगर के समीप। या जो है प्रतिदिन का क्या हो जाएगा? दिन। या जो है लिखा गया है अनुकरण या अनुगामी या अनुयायी। तो अनुगामी पीछे चलने वाला,
पीछे 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 चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला। या जो है आमरण, 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 मरने तक, मरने तक, मरने तक। आजीवन, आजीवन, पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर, पूरे जीवन भर। ये सब क्या हो जाता है, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास का पहला नियम है, इसमें 3 नियम आपको बताएंगे और तीनों नियम में पूरा आ जाएगा, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। देखिए, अव्ययी भाव समास का पहला नियम है, वे पद जिसका पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो उस पद में अव्ययी भाव समास होता है। या इसी का एक नियम और बना दिए हैं, यदि किसी पद में उप अनु आ प्रति यथा तथा जथा उपसर्ग जुड़ा हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे देखिए, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, उपनगर, नगर के समीप, प्रतिदिन, दिन दिन, अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला, आमरण, मरने तक, आजीवन, पूरे जीवन भर। या जो है प्रत्येक, एक एक, प्रत्येक, प्रतिमास, हर महीने, प्रतिपल, हर पल, प्रतिक्षण, हर क्षण, आजीवन, पूरे जीवन भर, आमरण, मरने तक। तो ये सब क्या हो जाए, आजन्मा, आजन्म, आजन्म, पूरे जन्म भर, आजन्म, पूरे जन्म भर। तो ये जो है क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। इसका देखिए दूसरा नियम है, दूसरा नियम है अव्ययी भाव समास का, दूसरा नियम, दूसरा नियम है यदि, यदि द्विरुक्त शब्द दिया हो, द्विरुक्ति, द्विरुक्ति शब्द, शब्द हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, उसमें अव्ययी भाव समास, उसमें अव्ययी भाव समास होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है, उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे घर घर, घर घर, पल पल, पल पल, क्षण क्षण, क्षण क्षण। या हाथों हाथ, हाथों, हाथों हाथ, हाथों हाथ, हाथों हाथ। इसके अलावा है हाथों हाथ है, और भी उदाहरण तमाम होते हैं। हाथों हाथ, बातों बात, बातों, बातों बात, बातों बात, लातों लात, लातों लात, लातों लात। या जो है बेघर। और देखिए, जिसमें किसी दूसरे का दूसरा उपनियम है, जिसमें जिस शब्द में, जिस शब्द में बे, बे उपसर्ग, उपसर्ग जुड़ा हो, जुड़ा हो, उसमें भी अव्ययी होता है, उसमें भी अव्ययी होता है, अव्ययी होता है। जैसे बेकाम,
बेकाम, बेघर, बेघर, बेशर्म, बेशर्म, बेशर्म। और इसमें देखिए घरो घर, घरो घरो घर, घरो घर, घर घर, पल पल, छड़ छड़, कड़ कड़, तो नस नस, ये जो है अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास का दूसरा नियम है, ये द्विरुक्त शब्द हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है, जैसे घर घर, पल पल, छड़ छड़, या हाथों हाथ, बातों बात, लातों लात, घरों घर। या फिर जो है जिस शब्द में वे उपसर्ग जुड़ जाता है, वे उपसर्ग जुड़ा होता है, वहाँ पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे बेकाम, बेघर, बेशर्म, बेधर्म, बेधर्म हो जाएगा, बेधर्म, बेधर्म। और निर उपसर्ग जुड़ने पर भी, निर उपसर्ग, कुछ शब्दों में निर उपसर्ग जुड़ने पर भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जैसे निर्धन, 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 या निकम्मा, 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 निकम्मा हो गया। या जो है निडर, निडर, निधड़क, 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 ये सभी शब्द जो है निर या नी, यहाँ निर या नी उपसर्ग वाले में भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। तो ये दो नियम था। तीसरा नियम आप देखिए, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और इससे बढ़िया आपको बहुत कम जगह मिलेगा। देखिए तीसरा नियम है, निरक्षर। निरक्षर में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। देखिए तीसरा नियम, तीसरा नियम है, यदि, यदि कोई, यदि कोई, यदि कोई नदीवाची, यदि कोई नदीवाची शब्द हो, यदि कोई नदीवाची शब्द हो और उसका, उसका पहला पद, पहला पद संख्यावाची हो, और उसका पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। देखिए यदि कोई नदीवाची शब्द हो और उसका पहला पद संख्यावाची हो तो उसमें अव्ययी भाव समास होता है। जैसे लिखा गया है पंचगंगा, 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 द्वियमुनम, द्वियमुना, 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 सप्तसिंधु, 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 या त्रियमुना, त्रियमुना, द्विब्रह्मपुत्र, द्विब्रह्मपुत्र। तो इन सभी शब्दों में क्या होता है, अव्ययी भाव समास, ना कि द्विगु समास। जबकि द्विगु समास की परिभाषा है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसमें द्विगु समास होता है, लेकिन अव्ययी भाव समास का तीसरा नियम निषेध कर देता है कि यदि कोई नदीवाची शब्द हो और उसका पहला पद संख्यावाची हो तो उसमें
अव्ययी भाव समास होता है, ना कि द्विगु समास होता है। जैसे पंचगंगा, गंगा द्वि यमुना, सप्त सिंधु त्रि यमुना, द्वि ब्रह्मपुत्र, ये सभी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। तो आज पहला दिन था समास का, और इससे अच्छा नियम आपको बहुत कम किताबों में और बहुत कम यूट्यूब पे मिलेगा। इसमें हम पूरा आपको पढ़ाएंगे, या आपके टीजीटी, पीजीटी और यूपी, एसआई, एसएससी, जीडी सब एग्ज़ाम के लिए जो है लेखपाल और यहाँ तक समीक्षा अधिकारी के लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इनको जो है आप पढ़ करके अपने जीवन में उजाला ला सकते हैं। और इसके बाद हम जो है भूगोल और संविधान भी पढ़ाने वाले हैं 2 एक दिन में, तो एक एक चैप्टर उससे भी डालेंगे। आप देखेंगे बहुत अच्छा जीएस और हिंदी बहुत अच्छा यहाँ से मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो है इसको पढ़िए और अन्य लोगों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, उनके मोबाइल पर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ ले सकें। धन्यवाद।